वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोग्राम करवाऊंगी। इससे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ सी या प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस का चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके थे। इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके सी प्लस प्लस में दिखाऊंगी। अब हमारे पास यहाँ पे आपकी बुक में पहला प्रोग्राम है 3.3। मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम नहीं सॉल्व करूँगी, कुछ स्टेटमेंट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम करना है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के आपने प्रोग्राम लिखना नहीं शुरू कर देना होता। आपके पास क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने दो वैल्यूज लेनी है, उन्हें प्लस करना है, उन्हें माइनस करना है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें डिवाइड करना है, उनका रिमाइंडर फाइंड करना है। यही हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो आपने पढ़े हैं। इट्स मीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस। ये चार पांच ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। अब इनके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। समझ लें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, और इनको हमने वैल्यूज असाइन करनी है और उसके बाद हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो प्रोग्राम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हमें दो वैल्यूज चाहिए ए और बी की, और उसके बाद उन पे हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब इसमें क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि वैल्यूज यूजर से इनपुट लें, तो हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ खुद से कोई भी वैल्यूज असाइन कर देंगे और उन पे वैल्यूज ऑपरेट परफॉर्म कर देंगे। क्योंकि हमने आंसर्स दिखाने हैं, तो हमें सी आउट जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो हमने यूज़ करनी है। सी आउट के बारे में हम स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अगर नहीं अभी हमने पढ़ा तो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर्स तक। जी, नेक्स्ट चैप्टर में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो सी आउट की स्टेटमेंट अभी जो मैं यूज़ करूँगी वो सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करवाने का एक सोर्स है, एक फंक्शन है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी हम इस चैप्टर की 3.3 एग्जाम्पल के कुछ इक्वेशंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने सी प्लस प्लस को ओपन किया हुआ है। देखें, प्रोग्राम की प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पहले से बना लिया है मैंने। आपने पढ़ा था कि प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल्स हमने ऐड करवा ली, और ये तकरीबन आपके हर प्रोग्राम में होंगी। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है ये चीज़ें मस्ट होंगी। उसके बाद वॉइड मेन, मेन का फंक्शन यही पढ़ा था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ प्रोग्राम। बॉडी ऑफ प्रोग्राम इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में सी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कि ये इसकी सी स्टेटमेंट्स में बॉडी ऑफ प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है अपनी। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपको, एक फंक्शन आपको हर जगह लिखा हुआ नजर आएगा, क्लियर स्क्रीन डॉट एच का, CLR SCR, इसको क्लियर स्क्रीन बोलते हैं। इसकी इस क्लियर स्क्रीन के फंक्शन की वजह से हमने ये कोनियो डॉट एच की हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है। और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज होता है हमारी आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो मेरे पास एक आउटपुट, एक और स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर आउटपुट लिखा हुआ आएगा। तो अगर वहाँ पे पहले से कोई डेटा या आउटपुट मौजूद है तो ये उसको क्लियर करता है और नए प्रोग्राम का आउटपुट उस पर लिखता है। ये अब हमारा टास्क क्या था कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और मैंने आपको कहा कि हमें दो वेरिएबल्स चाहिए दो वैल्यूज के लिए। तो इंट, पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे, और वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए हमने लिखा है इंट ए कोमा बी सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट्स आपको बताई थी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए डेटा टाइप बताते हैं। वेरिएबल का नाम एक है तो एक से ज्यादा है तो कोमा के साथ, और उसके बाद सेमीकोलन। अब ए और बी को हमने वैल्यू असाइन करनी है, तो ए इक्वल्स टू 10 and b equals to, let's suppose,
17 कोई भी वैल्यूज आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही है जो आपकी बुक पे है, मैं आपको एज एग्जांपल सॉल्व करा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ सिर्फ थोड़े से ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगी, लाइक प्लस हम मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर का कर लेते हैं ताकि आपको उन दोनों का डिफरेंस नज़र आ जाए। तो सी आउट की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और सी आउट यूज़ क्यों हो रहा है, सी आउट यूज़ हो रहा है आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। ओके, इसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना होता है वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ शो हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ये ऑपरेटर आएंगे और मैंने a प्लस बी, अब ये वेरिएबल नाम है, वेरिएबल्स के नाम है जो मैंने यहाँ पे a और b रखा है, इसलिए देखें ये ग्रीन में ही है। जो टेक्स्ट था जो एज इट इज प्ले होना था, डिस्प्ले होना था, वो रेड में आ गया, और जो कीवर्ड्स हैं void है, int है, वो सारे वाइट में शो हो रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एंड एल लिख देती हूँ, एंड एल बेसिकली लाइन को एंड करने के लिए। इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखती हूँ, सी आउट, जिसमें मैंने डिस्प्ले करवाना है a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू, या क्योंकि b बड़ा है तो मैं b डिवाइडेड बाय a कर लेती हूँ फिलहाल, b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू। इसके बाद यहाँ पे b डिवाइडेड बाय a और एंड l। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास सी आउट का सेंटेक्स पूरा नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। सी आउट आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए रेड वाला एज इट इज शो होगा, और ये एक्सप्रेशन है जो सॉल्व होके एक वैल्यू आएगी इसकी। इसके बाद सी आउट हमारे पास आ जाएगा, रिमाइंडर को भी हम देख लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस क्लियर हो जाए। बी रिमाइंडर या मॉडुलस ए इज इक्वल्स टू बी रिमाइंडर या मॉडुलस ए। ओके, यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना तो हम इसे यहाँ पे एंड कर देते हैं। और इसके बाद गेट सी एच, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो मुझे ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट्स में आप लिखें कि गेट सी एच का फंक्शन क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब देखें, दो ब्रैकेट्स हो गई, एक मैं वो कर दी, मैंने अपना कोड लिख लिया है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी, कुछ लिखी हैं। अब इसको यहाँ से हमने कंपाइल करना है, ज़ीरो एरर्स। उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे। देखें, उसने कहा कि a प्लस बी 10 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 27, b डिवाइडेड बाय a 17 डिवाइडेड बाय 10, ऊपर डिवाइड करने वाला 10 वन ज़ा 10 आया था, 1 आया है, और b मॉडुलस a जो है वो क्या है, रिमाइंडर में क्या आया था, 7। तो उसने वो सारे आंसर्स लाइन में शो कर दिए हैं। जो मैंने एंड एल लिखा था उसकी वजह से ये एक के बाद दूसरी लाइन में गया है, अगर एंड एल ना लिखती तो ये एक ही लाइन में तीनों आंसर्स हमारे पास आ रहे होते। ओके, ये हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसी के आगे आपके पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है 3.4 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स वाला। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो वैल्यू होती है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की, हम उसमें ऑपरेटर और असाइनमेंट दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मैं लिखूंगी a इक्वल्स टू, बल्कि a प्लस 10, तो ये इसका मतलब क्या होगा, प्लस इक्वल 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस इक्वल 10। इसका मतलब क्या है, इसने a में 10 को प्लस करके a में ही सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर लिखती हूँ, a b के साथ हम कर लेते हैं, b b माइनस इक्वल्स टू 7, और इनको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट को भी मैं चेंज कर देती हूँ। अब देखें, प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास वही स्टेटमेंट्स दोबारा यूज हो रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ a की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है।
क्योंकि ये काम ये अब ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है a प्लस इक्वल्स टू 10 यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने अलग अलग लिखी है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लें बाद में डिस्प्ले करवा लें। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड है, इसमें हमने b का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है और b को हमने क्या किया है, b माइनस इक्वल्स टू 7 किया है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास इनके रिजल्ट्स आएंगे कि ये किसके इक्वल है। इस तरह हमारे पास लास्ट वाला मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, b की इक्वल्स टू 3 कर देती हूँ, रिमाइंडर लिया उसका 3 के साथ, ठीक है, और वहां पे लिखने के बजाय मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 3। मैंने अलग से परफॉर्म नहीं किया उसे, यहीं पे लिख दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल अगर करती हूँ तो हमारे पास ये देखें वन एरर। अब एरर हम फाइंड आउट करते हैं। इसने क्या कहा है, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे a मॉडुलस इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। चले, यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया। यहाँ पे हम सिर्फ b को डिस्प्ले करवाते हैं, हम इस ऑपरेटर को ऊपर ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट और ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं कि हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जो b का आंसर हमें -7 करके चाहिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, b मॉडुलस इक्वल्स टू 3, कि b को रिमाइंडर लेके 3 के साथ और उसको, चले जी इसको हम अब अगर कंपाइल करें तो 0 एरर्स। और उसके बाद अब देखें यहाँ पे ये मैंने इनके साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले मुझे इसका आंसर डिस्प्ले करवाना है, फिर इस वाले बी का आंसर डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद नई चेंजिंग करनी है बी में। अगर ये मैं चेंज यहाँ पे कर देती इस स्टेटमेंट के बाद, तो इन दो बी का आंसर सेम होता जो लास्ट वाली स्टेटमेंट के बाद था, क्योंकि वो साथ साथ चेंज हो जाना था। पहले ये डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर जो चेंज आएगा वो नेक्स्ट में हमें शो होगा। okay. अब हमने इसको रन करना है। अच्छा जी, यहाँ पे Alt F9 है और हम ओके ये देखें जी, हमारे पास a प्लस इक्वल्स टू क्या आ गया है, 10 जो है उसका आंसर 20 आया। अच्छा, ये साथ साथ जुड़ के आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा गैप देती हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट पहले एज इट इज प्रिंट हुई है, और मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ ताकि स्पेस के साथ आंसर आए। इसका आंसर क्या आ रहा था, अब ये भी देखें, a की वैल्यू 10 है और b की 17 है, तो इसके बाद 10 प्लस 10 20 होगी, और 10 17 माइनस 7 10 होगी, और फिर 10 का 3 से रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें जी। इसका आंसर हमारे पास 20 आया है, फर्स्ट वाले का, दूसरे का 10, और थर्ड वन 3। 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 हो जाता है, और रिमाइंडर में क्या बच जाता है, 1। तो 1 उसने आंसर में हमें दे दिया। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास काम था वो है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उनको भी मैं इसी में इम्प्लीमेंट करूंगी। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, चलो जी, ए और बी की वैल्यू हम यही रहने देते हैं। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा था कि अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स, तो हमारे पास
असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ आंसर डिफरेंट आता है और विदाउट असाइनमेंट स्टेटमेंट आंसर सेम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्लस प्लस ए और यहाँ पे कर देती हूँ बी प्लस प्लस। ठीक है, तो अब मैं प्रिंट करती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स किया है, यहाँ पे मैंने पोस्ट फिक्स किया है और मैं अब इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा लेती हूँ सी आउट के थ्रू। ए में प्रीफिक्स है और बी में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है और यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करवा देती हूँ दैट ए इज इक्वल्स टू ए सी आउट बी इज इक्वल्स टू बी। इसको मैंने एक एरर आ गई है हमारे पास अनडिफाइंड सैम्पल सी काउंट। अब ये देखें यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से एरर आई है। अनडिफाइंड सैम्पल सी काउंट उसके पास नहीं है, सी आउट है, तो मैंने टाइपिंग मिस्टेक थी। अब देखें साथ ही वो एरर भी एक्सप्लेन कर रहा है। Alt F9 जीरो एरर्स, कंट्रोल F9। ये देखें a इक्वल्स टू 11, 10 प्लस 1 होके 11 आ गया और b इक्वल्स टू 18, 17 प्लस 1 होके प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों में उसने प्लस प्लस 1 करके हमें आंसर दे दिए। अब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि इसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट साथ यूज नहीं हुई थी। अगर हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, मैं यहाँ पे सी और डी दो और वेरिएबल बना देती हूँ। ठीक है, और अब आप देखेंगे सी जो है वो इक्वल है प्लस प्लस ए के और जो डी है वो इक्वल है बी प्लस प्लस के। अब हमने ये पढ़ा था कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में जब हम करेंगे तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीज होगा उसके बाद वैल्यू असाइन होगी। इसका मतलब है ए की वैल्यू 10 से 11 होगी, 10 थी तो पहले इंक्रीज होगी 11 और सी को क्या साइन होगा 11। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है पहले वैल्यू असाइन होती है। बी की वैल्यू क्या है 17, तो पहले डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 और उसके बाद बी की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वल हो जाएगी 18 के। अब मैं यहाँ पे अगर ये देखें ए की वैल्यू प्रिंट करवा ली है, इसके साथ ही मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ सी आउट सी इक्वल्स टू सी। अच्छा जी, अब इसी तरह मैं इनके एंड एल लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में शो हो। भी आपने देखा था कि एक ही लाइन में सारा आंसर आ रहा था। ये एंड एल जो मैं लिख रही हूँ ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को कि वो अच्छे से हमें समझ आ जाए उसको समझाने के लिए होता है। ये कह लें कि हम अपने आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। डी इक्वल्स टू जी। अब मैं इसको रन करती हूँ, जीरो एरर्स। अब आप देखिए a इक्वल्स टू 11 था और c इक्वल्स टू 11 क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ 10 से 1 प्लस हो गया 11 हुआ, फिर c को असाइन हुआ। और पोस्ट फिक्स में क्या हुआ b की वैल्यू 18 हो गई है क्योंकि 17 प्लस 1 हो गया है, लेकिन प्लस 1 होने से पहले वो वैल्यू असाइन हुई थी d को, इसलिए d की वैल्यू क्या है 17। तो ये डिफरेंस है हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में। और सेम यही चीज़ डिक्रीमेंट में भी अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट के बजाय माइनस का साइन लिख देती हूँ और ऊपर भी मैं यहाँ पे माइनस माइनस ए लिख देती हूँ और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखें पहले 9 10 में से 1 माइनस हुआ है तो 9 और 9 और उसमें दोनों में 9 9 आया है, जबकि बी में से 1 माइनस हो गया है 16 हो गया, लेकिन पहले वैल्यू असाइन हुई थी इसलिए डी की वैल्यू 17 ही है, वो माइनस नहीं हुई। अच्छा जी, यहाँ तक ये आपकी एग्जांपल्स कुछ मैंने करवाई हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। इसके बाद आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस
क्योंकि कंप्यूटर खुद ही फॉलो करता है, हमने नहीं करनी होती। वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके पास जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो फिर आप उसी सीक्वेंस में सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा। अब उसमें प्रोग्राम्स सिंपल आपके पास 3.9 लिखा हुआ है, इसे आप पढ़िएगा, जिसमें वैल्यूज आपने खुद से असाइन किए हैं ए बी सी डी को, और उसके बाद फार्मूला लगा दिया और आंसर शो करवा दिया। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ जब आप इसकी वर्किंग एक्सप्लेन अगर आपको करने को कहता है वो, या आंसर फाइंड आउट करने को, फिर आपने सीक्वेंस फॉलो करना है कि पहले ब्रैकेट्स, फिर मॉडुलस और मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद आपने इनको सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट एग्जांपल जो इस चैप्टर की मैं आपको करवाने लगी हूँ वो है ओके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हमने लास्ट में पढ़ा था, और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमने ये पढ़ा कि जो अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं तो रिजल्ट की आउटपुट जो आएगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली हो जाती है कि जो हायर डेटा टाइप है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने खुद डिसाइड करना हो तो हम उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमने पढ़ा कि हम कास्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर, जो कि ब्रैकेट्स के साथ है। तो मैं इसी को अगर चेंज करती हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज है, आपका प्रोग्राम नंबर है 3.10, फ्लोट की वैल्यूज हैं ए बी, और यहाँ पे सी, और एक इंटीजर है जो हमारे पास रिजल्ट के लिए यूज होगा सी। अब इसकी वैल्यू है 10.5, और इसकी अब देखें फ्लोट का कलर भी चेंज हो गया है, और बी की वैल्यू है 9.24, और जो सी है वो इक्वल है। अब देखें अगर मैं इसको सिंपल ए रिमाइंडर बी करती हूँ तो सी इंटीजर है और ए और बी फ्लोट है, तो वो इसका आंसर हम देख भी लेते हैं एक दफ़ा। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमने सी वाला आंसर शो करवाना है। कि इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, अभी मैंने इसमें इम्प्लिसिट रहने दिया, हमने उसको टाइप कास्ट नहीं किया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे उसने पहले ही एरर दे दिया, बी इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड एंड ए इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। वो इनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर रहा। या अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करती हूँ, फिर हम देख लेते हैं, देखें जीरो एरर आ गया। अब इन दोनों को वो प्लस करेगा और आंसर हमारे पास क्या आ गया है, c इज इक्वल्स टू 19। उसने आंसर हमें इंटीजर की वैल्यू में ही दे दिया, जबकि वहाँ पे क्या था, वो उसे स्टोर फ्लोट में कर रहा होगा, लेकिन डिस्प्ले हमें किस में कर रहा है, क्योंकि ये इंटीजर है तो वो उसे इंटीजर में डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे टाइप कास्ट लिखती हूँ, फ्लोट सी के साथ लिखा है मैंने, मीन कि मैंने सी को कन्वर्ट किया है फ्लोट में। एल वैल्यू रिक्वायर्ड। अच्छा जी, यहाँ पे इसको भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेफ्ट साइड पे इट्स मीन कि हम टाइप कास्टिंग ऑपरेटर नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंटीजर और यहाँ पे भी लिखती हूँ इंटीजर, तो अब ये जो दो इंट ए प्लस इंट बी है, ये बेसिकली हमारे पास टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है। देखिए इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, 19 ही आया है। ये सी प्लस प्लस का क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो इसमें उसने हमें आंसर देके शो कर दिया है। अच्छा, अगर मैं इसमें रिमाइंडर ऑपरेटर जो आपकी बुक में है उसको यूज़ करें, पहले उसने इस पे एरर दिया था क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट में था रिमाइंडर
नहीं आता, उसमें पॉइंट्स में आंसर आ जाता है, ठीक है। वो सी को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके फ्लोट में ही आंसर देता। तो इसके बाद यहाँ पे जब हमने उससे इंटीजर में किया है तो अब उसने कोई एरर नहीं दी, क्योंकि वो 10 को भी 10.5 को भी 10 या 11 कर देगा और 9.4 को भी 9 कर देगा। इसके बाद अब हम इसे जब देखें, उसने आंसर क्या दे दिया, 1, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 वन ज़ा 9 होगा, तो 10 में से 9 माइनस होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। तो वो हमें आंसर में शो कर देगा। तो ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है, तो आप ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप बताते हैं, इसको हम टाइप कास्ट ऑपरेटर बोलते हैं। लास्ट चीज़ जो रह गई थी वो था कमेंट। कमेंट हमने कहा था प्रोग्राम के अंदर हम सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट ऐड कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप ये 2 ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे कि कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। इसके आगे मैं जो भी लिखूंगी वो हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट है, जिसको इस पूरी लाइन पे आप इसे लिख सकते हैं। तो ये ना तो कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा, ना ये ऑब्जेक्ट फाइल में आएगा। ये सिर्फ क्या है, इसको पढ़ के पता चल, अगर किसी को ये नहीं पता कि ये क्या है, तो ये लाइन पढ़ के पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई है। और अगर मुझे मल्टीपल लाइन में कमेंट देना है तो मैं यहाँ पे, चले यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, उसके लिए हमने ऐसे ही ये डालना है और इसके साथ एस्ट्रिक का साइन। अब देखें, जैसे मैंने ये डाला है, क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट है तो इसके नीचे सारी उसने कमेंट कर दी, ये भी ब्लू हो गया और वो भी ब्लू हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं, कोई भी साइन लिखूं, वो सारे, ये देखें, ये देखें नेक्स्ट लाइन में भी ये सारा कमेंट है। और जब मैं इसे क्लोज करूंगी तो अगेन स्टार हो रही है। अब देखें, ये कमेंट्स हैं और उसके बाद ये अगेन से हमारे पास एक्चुअल कोड या स्टेटमेंट आ गई है। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन कमेंट देते हैं, और मल्टीपल, अगर एक से ज़्यादा लाइंस में कोई बड़ा कमेंट है तो आप इस वे में उसको ऐड करवा सकते हैं। अब इसको मैं अगर कंपाइल करती हूँ, देखें कोई एरर नहीं आई। इसको रन करें तो सेम वही आंसर आया है, क्योंकि ये कोडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा जी, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स सारी हो गई हैं तकरीबन। मैंने आपको इस चैप्टर की एग्जाम्पल की इम्पोर्टेंट करवाने की कोशिश की है, थोड़ा स्पीड में करवाया है क्योंकि टाइम हमारे पास अभी कम है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अभी मुझसे पूछ लें। इन एग्जाम्पल्स को आप खुद गौर से पढ़ें, सारी एग्जाम्पल्स को जितनी मैंने करवाई हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ आई तो पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है। वो हमने सारा बहुत डिटेल में नहीं करना, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से करनी है, जो कि इन 2-3 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि फिर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।